श्रेष्ठी कोचिंग यूट्यूब चैनल आप तमाम छात्रों के लिए स्वर्णिम भविष्य का कामना करता है। आज हम लोग भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न का चर्चा करेंगे। भूगोल का एक ख़ास बात यह है कि यदि हम मैप से अध्ययन करते हैं तो आपको याद करने में काफ़ी सुविधा होता है और आपको याद होता है। इधर बिहार पुलिस का परीक्षा, एनटीपीसी का परीक्षा, ग्रुप डी का परीक्षा, तमाम परीक्षा होने वाला है। तो आइए आज हम आपको मैप के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ कम से कम 200 प्रश्न आपको याद कराते हैं। अब देखिए, भारत के बारे में आता है कि भारत जो है इसका आकार किस तरह का है। तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। सीधा क्वेश्चन आता है, भारत का आकार चतुष्कोणीय है। फिर अब भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो गोलार्ध समझने के लिए आप मैप को ध्यान रखिए। यह देखिए ग्लोब है, यहाँ बीचों बीच विषुवत रेखा है और यह जो है 0 डिग्री का ये भी रेखा है और ये भी है, यह विषुवत रेखा है और यह जो है ग्रीनविच रेखा है। भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर स्थित है। तो अगर विषुवत रेखा से लेंगे तो यह हो जाएगा उत्तर गोलार्ध है और अगर ग्रीनविच रेखा से करेंगे तब हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, कभी उत्तरी गोलार्ध भी चॉइस आता है परीक्षा में और कभी पूर्वी गोलार्ध भी आता रहता है। फिर आता है कि भारत अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आते रहता है। अक्षांश रेखा में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। अब इसको समझिएगा, यह जो विषुवत रेखा है यहाँ पर इसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री उत्तर हो जाता है, यहाँ 90 डिग्री दक्षिण होता है। अब यहाँ से 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर निचला भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है। तो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर यह जो है कितना अक्षांश का है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और सबसे ऊपर में जो ऊपरी भाग है यह जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। तो अक्षांश रेखा हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। मैं बराबर अपने व्यूअर को कहता रहता हूँ कि कोई भी बात को समझ के याद करिए, उसमें से प्रश्न निकालने का आप प्रयास करिए। अब यही प्रश्न को ऐसे आया हुआ है परीक्षा में कि भारत का दक्षिणी अक्षांश कौन है। तो सबसे दक्षिण में अक्षांश कौन हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे उत्तर में अक्षांश कौन है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरह से जो ग्रीनविच रेखा है, यहाँ पर इधर ही देशांतर रेखा हो गया, देशांतर रेखा। यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जो है यह स्थित है। फिर आता है कि भारत, मैप आप देख रहे हैं, इसमें उत्तर से दक्षिण, अच्छा एक दक्षिणी बिंदु आप याद किए इंदिरा पॉइंट, उसी तरह से आप याद करिए उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल। और यह जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लिए आपको याद है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया और वह 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है।
फिर इसके बाद अब आइए यहाँ पर ये जो सफ़ेद वाला भाग है यह स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा कि भारत का कुल स्थलीय सीमा कितना है तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा से जुड़ा कुछ प्रश्न आता रहता है। यहाँ देखिए बांग्लादेश है, आता है भारत के किस राज्य को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है, तो आंसर कौन होता है त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है। फिर उसके बाद यह स्थलीय सीमा, अगला है तटीय सीमा। तटीय सीमा में ये है और द्वीप है, इधर जो है अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। तो कुल तटीय सीमा, भारत का कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर, और ये द्वीप को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो द्वीप को जब छोड़ते हैं तब तटीय सीमा हो जाता है 6100 किलोमीटर। यहाँ पर आता है कितना राज्य को स्पर्श करता है, ये सब राज्य जो है कितना राज्य को स्पर्श करता है तो 9 राज्यों को। भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य का है, गुजरात का। भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात का, भारत का। और जब दक्षिण भारत में पूछेगा तो सबसे अधिक तटीय सीमा आंध्र प्रदेश का है। सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य का है, सबसे कम तटीय सीमा गोवा का है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत किससे जुड़ा हुआ, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, जो ये पूरब से पश्चिम है, यह जो है सो कितना है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। फिर भारत का कुल क्षेत्रफल भी आता रहता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ मैप में ही देखिए, यहाँ पर ही दक्षिणी बिंदु था जो 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ 0 डिग्री का जो रेखा है वो विषुवत रेखा है। आता है कि विषुवत रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु का दूरी क्या है, तब जो है आंसर क्या हो जाता है, तब आंसर हो जाता है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा से दूरी पूछता रहता है, तो इसका दूरी जो है 876 किलोमीटर है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आप देखिए ग्लोब में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, 23.5 डिग्री पर, वह रेखा जो है कौन है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा आता है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, 23.5 डिग्री का है। और यह शुरुआत कैसे होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब सबसे पूरब में कौन राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, तो मिजोरम। और सबसे पश्चिम में कौन राज्य है, तो आंसर है गुजरात। और इसी क्वेश्चन को नया रूप में, भारत का सबसे पूरब में स्थित कौन सा राज्य है, भारत के सबसे पूरब में, तब आंसर होता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद एक याद रखिए, स्थानीय मानक समय रेखा। स्थानीय मानक समय रेखा
इसमें जो है क्या है इसका परिभाषा? इसका परिभाषा है किसी देश के मध्य से गुजरने वाला देशांतर रेखा को स्थानीय मानक समय रेखा कहते हैं। और यह भारत में कितना डिग्री का रेखा है? यह भारत में 82.5 डिग्री पूर्व का रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्व। और यह कहाँ से गुजरता है? यह जो है इलाहाबाद के नैनी से। स्थानीय मानक समय रेखा के बारे में एक बात और याद रखिए कि जिस देश का क्षेत्रफल अधिक होता है वहाँ पर स्थानीय मानक समय रेखा का संख्या 1 से अधिक होता है। आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान विश्व में कितना है? 7वां है, 7वां। और जनसंख्या में स्थान दूसरा है विश्व में। फिर यहाँ पर आप मैप में देखते रहिए, मैप से ही आपको याद करवा रहे हैं। 1-2 बार आप अभ्यास करिएगा, आपको याद हो जाएगा। इस रेखा को, ग्रीनविच रेखा को GMT रेखा कहते हैं, GMT। और भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरता है उसको IST कहते हैं, IST। बराबर आता है कि GMT और IST में अंतर कितने समय का है? तब आंसर होता है 5.5 घंटा का होता है। फिर आता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से कर्क रेखा 5.5 डिग्री, ये ध्यान रखिए, आगे होता है, आगे। और क्यों आगे होता है? आगे इसलिए होता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन दिशा है वह पश्चिम से पूरब है, इसलिए जो है ऐसा होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर जो देखें ना 82.5 डिग्री, तो वह 5 राज्य कौन कौन है? तो वह 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद अब इसी कर्क रेखा के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कौन सा रेखा है अक्षांश रेखा जो 2 भाग में बांटता है? तब आंसर हो जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा बीचों बीच है, तो ये जो है 2 भाग में बांट रहा है। और फिर इसके बाद जो है आता है 8 राज्य, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कई देश है जो भारत को स्पर्श करता रहता है, भारत को कई देश, भारत के कई राज्य। तो आता है कि जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश, उसको भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तब आंसर होता है 17 राज्य। 17 राज्य जो है पड़ोसी देश को स्पर्श करता है। जैसे उदाहरण से आपको याद करवाते हैं, आप याद जो है करिएगा। अब यहाँ पर याद क्या करना है? जैसे आता है परीक्षा में कि पाकिस्तान को स्पर्श भारत का कौन कौन सा राज्य करता है, तो उसके लिए एक सूत्र है। उसके लिए सूत्र क्या है? GRPJ। यही 4 राज्य है जो पाकिस्तान को स्पर्श करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। इसी तरह से आपको आएगा कि अब आता है कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत में सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। अब आएगा नेपाल को जो है कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है नेपाल को, उसका भी सूत्र आप याद रखिए, सुबूब। ये सब याद करने का सूत्र है, सुबूब। नेपाल को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य नेपाल को स्पर्श करने वाला है। सिक्किम,
उत्तरांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल हम लोग जिसको कहते हैं वही है यहाँ पर। फिर आता है कि भारत और चीन, भारत यहाँ पर भारत है और चीन है, इसका जो है सीमा कितना किलोमीटर है? तो भारत और चीन का सीमा जो है 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे और बहुत सा क्वेश्चन है जिसको याद रखना है। जैसे आता है क्वेश्चन कि आपको यहाँ GRPG याद करवाए कि पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है। तो आप तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और इसी में फिर एक प्रश्न आपको आ जाएगा कि इन चारों में सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस राज्य का है। आपको मैं बराबर यह बात कह रहा हूँ कि परीक्षा में प्रश्न का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको अपना मेहनत भी जो है बढ़ाते रहना है। तो इन चारों में सबसे अधिक स्थलीय सीमा राजस्थान का है, राजस्थान। फिर हम लोग और आगे याद करते हैं, उसी तरह से भारत और नेपाल का सीमा कितना किलोमीटर है? तब आंसर होता है 1751 किलोमीटर। फिर भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल। और यह थार जैसे आपको एशिया में याद है, एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, गोबी। जैसे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो दक्षिण उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, सबसे बड़ा मरुस्थल। फिर इसके बाद एशिया में मंगोलिया। यहाँ देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसा परीक्षा होता है जिसमें कंसेप्ट वाला प्रश्न आता है, SSC, UDC, स्टेशन मास्टर। अब आपको एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ। प्रश्न क्या है कि जहाँ भी मरुस्थल है वह उस देश के पश्चिमी भाग में ही होता है। तो प्रश्न आता है कि आखिर क्या कारण है कि तमाम मरुस्थल उस देश के पश्चिमी भाग में है? इसको आप खोजिए, तब तक आगे और आपको याद करवाते हैं। आता है क्वेश्चन कि भूटान जो है, भूटान जिसका सबसे कम स्थलीय सीमा, यहाँ देखिए भूटान है, सबसे कम स्थलीय सीमा है भारत के साथ। यह जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, इस सबसे जो है स्पर्श करता है। तो आपको यहाँ मैप में भी याद करना है। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश भी स्पर्श कर रहा है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल और असम। आप मैप में भी देख के यहाँ सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। अब परीक्षा में ही नहीं करता है, यहाँ पर वो कोई दूसरा राज्य मेघालय लिख देगा कि कौन भूटान को स्पर्श नहीं करता है। तो आपको चाहिए कि जो है सो इस तरह का मैप जरूर रखिए, भारत का मैप और विश्व का मैप। फिर हल्का क्वेश्चन हम लोग याद करते हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। और यह किसके, दो नदियों के मिलने से बनता है। इधर से अलकनंदा आता है और इधर से भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदी, और आकर यहाँ पर जो है मिलता है। तो क्वेश्चन आता है गंगा, जिसको हम लोग गंगा को जो है सो राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय नदी भी हम लोग कहते हैं। और यह अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है। फिर आता है दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है, गोदावरी। गोदावरी
सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सा नदी सीमा बनाता है? तब आंसर होता है संकोश नदी। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाता है कौन? संकोश नदी। अब यहाँ पर देखिए, गोदावरी के लिए आप क्या देखे हैं? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तब आंसर होता है क्या? तब आंसर होता है गोदावरी। गंगा जो है भारत में समाप्त नहीं होता है और गोदावरी जो है भारत में ही समाप्त होता है। तो भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त होने वाली सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, गोदावरी। आपको याद करवा दिया गया है कि विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। फिर इसके बाद आगे हम लोग और याद करते हैं, जैसे भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है, भारत का K2 या गाडविन ऑस्टिन। उसी तरह से जो है दक्षिण भारत, इधर जो दक्षिण भारत है, एक बात और यहाँ याद कर लीजिए, आता है कौन सा पर्वत है जो भारत को दो भाग, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटता है? तो यहाँ पर एक पर्वत है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत भारत को दो भाग, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटता है। एक है सर क्रिक, जैसे आपने भारत का उत्तरी बिंदु देखा, दक्षिणी बिंदु देखा, उसी तरह से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो आंसर होता है सर क्रिक होता है, सर क्रिक पश्चिमी बिंदु। और पूर्वी बिंदु बलांगू, पूर्वी बिंदु इधर हो गया। पूर्वी में आपको 3-4 क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पूरब में कौन राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूरब में कौन राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है? मिजोरम। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो आंसर होता है बलांगू, बलांगू, बलांगू। भारत और चीन के बीच में रेखा का निर्धारण किया गया और उस रेखा को क्या कहा जाता है? इस तरह का रेखा बराबर आते रहता है, उसको कहा जाता है मैक-मोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित किया गया रेखा कौन है? तो आंसर होता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया रेखा तो डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। आगे आइए, दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुडी है, अनाईमुडी। और यह अनाईमुडी कहाँ है? यह अन्नामलाई पर्वत में है, अन्नामलाई पर्वत। और यह अन्नामलाई पर्वत किस राज्य में है? तो अन्नामलाई पर्वत केरल में है, जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है, साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे अधिक जो है लिंगानुपात है। आगे हम लोग याद करेंगे, इस जो भारत के जो ई वाला भाग है, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट और इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का एक और भी उपनाम है, आता रहता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री
पर्वत भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी भी आता रहता है। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी वही है, हम लोग जो चर्चा किए हैं, अनायमुडी पर्वत चोटी जो है, जो केरल में है, अन्नामलाई पर्वत पश्चिमी घाट का। उसी तरह से पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जो है महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। भारत में सबसे पुराना चोटी पर्वत कौन है? भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली पर्वत है। और अरावली जो है किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है अरावली है। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। आगे आता है कि यहाँ पर एक शब्द क्लियर कर लेते हैं, जल संधि। कि जल संधि क्या होता है? तो जल संधि जो है होता क्या है? जल संधि होता है जो दो स्थल को अलग करता है और दो जल से जुड़ता है। तो यहाँ पर दो स्थल है, एक इधर भारत है और इधर श्रीलंका है, और यहाँ पर एक जल संधि है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो आंसर होता है पाक जल संधि। पाक जल संधि अलग करता है। और पाक जल संधि जोड़ता किसको है? तो पाक जल संधि जोड़ता है, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। इसको जो है पाक जल संधि जोड़ता है, पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी के लिए भी प्रश्न आता है कि मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य से स्पर्श करता है? तो यह जो है स्पर्श करता है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से स्पर्श करता है। तमिलनाडु के लिए कुछ उपनाम एक आते रहता है कि तमिलनाडु को और क्या कहते हैं? तो इसको जो है मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है, मंदिरों का पुण्य भूमि। जैसे अहमदाबाद को आपको क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। फिर एक मध्य प्रदेश में शहर है पीथमपुरा, इसको जो है भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट। भारत में, और याद करिए, भारत में जो यहाँ पर आप देखें पश्चिमी घाट और यह पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाता है। आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता कहाँ है? तब आंसर होता है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में जो है यह मिलता है। और नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेटा। फिर आता है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा मृदा मिट्टी है? तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद होता है, उसी के जमाव से होता है। तो यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अब देखिए, बराबर आपको कहते हैं कि कंसेप्ट वाला बात आपको याद रखना है। कह रहा है सबसे उपजाऊ मिट्टी। अब इसी के लिए एक प्रश्न क्या आया हुआ है
कि किस मृदा में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होता है। तो चूँकि सबसे उपजाऊ है ही, तो यहाँ पर जो है उर्वरक सबसे कम लगेगा। फिर आता है कि महाराष्ट्र में कौन सा मृदा सर्वाधिक है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी। इसी तरह से आता है कि जो है इसमें कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं कि यहाँ कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फिर इसके बाद आता है तमिलनाडु में, आपने यहाँ देखा है तमिलनाडु, केरल, चूँकि आपको पता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का संख्या आते रहता है, तो अभी वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का संख्या ध्यान रखिएगा, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें पहले एक यहाँ देखिए, इधर है दमन दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली दोनों को मिला दिया गया, तो 2 मिलके 1 हो गया। और 2 नया बना, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा किए थे कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसको बांट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो इस तरह से जो है आता है अंडमान निकोबार। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, अंडमान को निकोबार से कौन सा अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल रेखा। 10 डिग्री चैनल रेखा जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पर आपको याद करना है कि भारत में 2 द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, और एक अरब सागर में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार का निर्माण ज्वालामुखी में निकलने वाले मैग्मा या लावा से हुआ है। ज्वालामुखी के लिए भी क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी का उपनाम क्या है, तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। फिर उसी तरह से इसका निर्माण हो गया मैग्मा लावा से, अंडमान निकोबार का। और यहाँ जो लक्षद्वीप है, इसका निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, इसका निर्माण जो है एक जीव है, सूक्ष्म जीव, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रवाल। प्रवाल, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल से हुआ है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। कोरल ये भी आता है। कोरल जो है एक जंतु है, जिस सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव है, सिलेंट्रेटा। अंडमान निकोबार के लिए एक उपनाम भी आता रहता है। जिस समय भारत गुलाम था, उस समय जो यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले लोग थे, उनको अंडमान में निकोबार में एक जेल है, सेलुलर जेल, यहाँ भेज दिया जाता था। और यहाँ काफ़ी उन लोगों को परेशानी कष्ट होता था, इसीलिए अंडमान निकोबार को काला पानी कहा जाता है, काला पानी। उसी तरह से एक जो है सफ़ेद पानी है, आता है। भारत में किसको सफ़ेद पानी कहा जाता है, तो भारत में सफ़ेद पानी कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर का उपनाम क्या है, तब आंसर होता है सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी कहते हैं। फिर हम लोग आगे, आपको यहाँ पर याद हो ही गया है कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो वह जो है ग्रेट निकोबार में है। फिर उसके बाद
हम लोग आगे और भारत से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न याद कर लेंगे। प्रश्न में और क्या क्या है, मिट्टी तो याद रखिएगा ही। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी भारत में कहाँ है, तो तमिलनाडु में। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ है, महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक जो है सो कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। अब जो है एक बराबर एक द्वीप आते रहता है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य में है व्हीलर द्वीप, तो व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा में है। आपको पता है यह चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील भी जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में बराबर आता रहता है। भारत में मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में। और जब पूछेगा पूर्वोत्तर भारत, ये वाला जो भाग है इसको पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा झील, तो उसका नाम क्या है, लोकटक झील, मीठा पानी का। और यह कहाँ है, यह जो है स्थित है मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। फिर अभी आपने देखा, अब एक और देखिए द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप यह कहाँ है, तो यह भी जो है बंगाल की खाड़ी में है। पंबन द्वीप इस तरह का आते रहता है कि इस तरह का द्वीप जो है कहाँ स्थित है। उसी तरह से राम सेतु कहाँ है, तो यह मन्नार की खाड़ी में है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी में है, जिसको हम लोग फिर आगे और क्वेश्चन याद कर लीजिए। आता है क्वेश्चन कि भारत में जाड़े के दिनों में लौटती हुई मानसून से कहाँ वर्षा होता है, तो मानसून जब लौटता रहता है तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा कराता है, तमिलनाडु में वर्षा कराता है। फिर आपको पता है कि भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन है, भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। और यह कहाँ से निकलता है, तो यह जो है सो निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। यहाँ पर इधर मानसरोवर झील है और यहाँ पर ऐसे होके आता है कि भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र, तो कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल देखिए मैप में ध्यान ऐसे मुड़ता है, तो मुड़ने के कारण एक मोड़ बन रहा है। आता है कि इसका नाम क्या है मोड़ का, महान मोड़, कि महान मोड़ किस नदी के द्वारा बनता है, तब जो है आंसर क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाता है, गंगा से, तो दोनों को मिलने के बाद उसका नाम हो जाता है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने पर उसका नाम मेघना हो जाता है। आपने देखा छात्र कि भारत के मैप से जुड़े हुए बहुत सा प्रश्न आपके सामने लाने का जो है प्रयास किया गया है। इस मैप को सामने जैसे आपको बताएगा 9 राज्य, तो 9 राज्य यहाँ से शुरू करिएगा, गुजरात, फिर जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कुछ खुद भी मैप रख के सामने अगर देखिएगा तो बहुत सा प्रश्न आपको याद होगा। आपने देखा कि कम समय में जो बराबर आने लायक प्रश्न है उसका मैंने चर्चा किया। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।